गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इजराइल यूएस जॉइंट स्ट्राइक ऑन ईरान। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने जो है डे लाइट स्ट्राइक किया है तेहरान पर। इसको एक प्री एम्प्टिव ऑपरेशन कहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म किया है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और इसलिए किया गया है इसे ताकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप करे। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है बाय टारगेटिंग यूएस बेसिस इन कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत एंड यूएई। अब एक्सप्लोजन्स हुए हैं तेहरान में, और इस ऑपरेशन का नाम यूएस ने रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान ने रिटेलिएट किया है लॉन्च करके मिसाइल्स टुवर्ड्स नदर्न इसराइल, और कुछ यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो हैं अक्रॉस द मिडल ईस्ट उनको टारगेट किया गया है। और एक्सप्लोजन्स इवन सऊदी अरेबिया में भी जो है और जॉर्डन में भी इंडिकेट हुए हैं। ये एस्केलेशन जो है वो इसलिए हुई है क्योंकि यूएस ईरान की जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं वो फेल हुई हैं। ईरान ने कहा है कि उसके पास राइट टू एनरिच यूरेनियम है फॉर पीसफुल पर्पसेस, लेकिन यूएस कह रहा है कि स्ट्रिक्ट लिमिट्स होनी चाहिए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ट्रंप ने जो है वो डिससेटिस्फैक्शन भी एक्सप्रेस की है विद द पेस ऑफ टॉक्स। तो डीप इंडिया का ये जो है स्टैंड है कि इंडिया का तो डीप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और डायस्पोरा स्टेक्स है वेस्ट एशिया में। इसलिए इंडिया जो है वो रिस्ट्रेन, डी एस्केलेशन और डायलॉग की बात कर रहा है। सिटीजन सेफ्टी के अलावा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी रिस्क पर है, क्योंकि 60% जो है इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स वो इस रीजन से ही आते हैं। इंडिया का इसलिए जो रिस्पॉन्स है वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरह है, बिल्कुल मेजर्ड है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं, कोई पब्लिक कंडेमनेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रख रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू जीडीपी सीरीज 2022-23। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिलीज किया है न्यू जीडीपी सीरीज 2022-23 बेस ईयर के साथ, और फाइनेंशियल ईयर 26 की जो ग्रोथ है उसको तो 7.6% जो है वो बताया गया है, और क्वार्टर 3 की ग्रोथ को 7.8% बताया गया है। तो एक न्यू जीडीपी सीरीज आई है अब 2022-23 एज अ बेस ईयर, और इसने 2011-12 का जो पिछला बेस ईयर था उसको रिप्लेस किया है। लास्ट ऐसी मेजर रिवीजन 2015 में हुई थी, जब बेस ईयर को शिफ्ट करके 2011-12 किया गया था। अब ये जो न्यू ग्रोथ है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर एस्टीमेट ऑफ द ओल्ड सीरीज। ये रिविजन्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं अपडेटेड मेथोडोलॉजी और इम्प्रूव डेटा कवरेज ऑल्सो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये भी कहना है कि एक फुल बैक सीरीज रिकैलकुलेटेड हिस्टोरिकल जीडीपी डेटा जो है वो दिसंबर 2026 में भी निकाला जाएगा। अब मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स क्या किए गए हैं? सिंगल डिफ्लेटर मेथड से शिफ्ट होकर अब हम डबल डिफ्लेशन मेथड की तरफ जा रहे हैं जीवीए निकालने के लिए। इससे पहले क्या होता था कि एक सिंगल प्राइस डिफ्लेटर यूज़ किया जाता था नॉमिनल वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए, जो कि अदरवाइज सब कुछ ग्रोथ को ओवरस्टेट कर देता था। जब डबल डिफ्लेशन का यूज़ किया जाएगा तो इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों को एडजस्ट किया जाएगा सेपरेटली। इससे एक्यूरेट मेजरमेंट हो पाएगी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की। और एडिशनल डेटा सोर्सेज का भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे जीएसटी डेटा, ई वाहन का डेटा, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा। ठीक है। अब अगर हम सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेंड्स देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 9.5% से ग्रो होगा। प्राइमरी सेक्टर जो है वो स्लो हुआ है 2.8% से। सर्विसेज सेक्टर जो है वो ग्रो होगा 8.9% से। तो रियल ग्रोथ जो है वो अपग्रेड हुई है, और नॉमिनल साइज ऑफ द इकोनॉमी का जो है वो रिवाइज हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है। 3.3% स्मॉलर है जो साइज़ एज पर अगर हम उसको कंपैरिजन करें पिछले एस्टिमेट्स के साथ, अगर हम 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से देखें तो। नॉमिनल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है करंट प्राइस वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेट करने के लिए फिजिकल रेशियोज। अब इस रिविजन के बाद जो है फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है 4.51% पर एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो डेटा। डेट टू जीडीपी रेशियो भी अब 57.5% पर पहुंची है एज कम्पेयर टू द अर्लियर टारगेट ऑफ 55.6%। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक शार्प न्यू फेज ऑफ हॉस्टिलिटीज़ में एंटर किए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बॉम्ब किया है काबुल को और बाकी के उनके प्रोविंसेस को, और इसको उन्होंने एक ओपन वॉर विद तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट जो है वो कहा है। ये एस्केलेशन जो है मंथ्स ऑफ टेंशंस के बाद हुई है, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है एक मच लॉन्गर हिस्ट्री है। और 1947 से रिलेशंस जो है वो स्टेडिली डिस्ट्रस्ट, हॉस्टिलिटी और कन्फ्रंटेशंस की तरफ मूव होते रहे हैं। तो अगर हम देखें हिस्ट्री, तो अफगानिस्तान की मोनार्की का रूल 1973 में एंड हुआ। उसके बाद ब्रीफ नेशनलिस्ट फेज आया, और उसके बाद 11 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल आया बैक्ड बाय सोवियत यूनियन। और सोवियत विड्रॉल के बाद प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह ने एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट 3 ईयर्स के लिए जो है रूल की, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलैप्स हुई 1992 में। अफगानिस्तान डिसेंड हुआ इनटू सिविल वॉर बिटवीन मुजाहिदीन फैक्शंस एंड द इमर्जिंग तालिबान मूवमेंट।
9/11 अटैक्स के बाद यूएस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, आउस्ट कर दिया तालिबान को, और आफ्टर यूएस विड्रॉल इन 2021 अगस्त, तालिबान ने स्विफ्टली डिफीट किया अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस को, रिगेन की कंट्रोल ऑफ द एंटायर टेरिटरी पाकिस्तान की बैकिंग के साथ। जो कोर डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो है दुरंत लाइन को लेकर, क्योंकि जो है, क्योंकि अफगानिस्तान उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता है। डिसएग्रीमेंट्स हैं ट्रांजिट रूट्स और ट्रेड एक्सेस को लेकर भी। इंडिया की प्रेजेंस को लेकर भी जो है पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो है वो अनईजी फील करता है, और बहुत से अफगान्स भी जो है वो रिजेंट करते हैं कि पाकिस्तान इंटरफेयर करता है उनकी इकोनॉमी में और उनकी पॉलिटी में और इकोनॉमी में। तो जो दुरंत लाइन है वो 2640 किलोमीटर की है, जिसने डिमार्केट किया पश्तून ट्राइबल लैंड्स को। इनिशियली तो सिर्फ जो है वो फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफाइन करती थी लाइन, कोई परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने इसको बाद में परमानेंट बाउंड्री बना लिया, जिसको पाकिस्तान ने फिर आगे कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन अफगान इस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानता है। दुरंत लाइन जो है वो इसलिए डिस्प्यूटेड रहती है, ठीक है। तो अफगानिस्तान क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो ट्रांजिट के लिए जो है नेबरिंग स्टेट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे पाकिस्तान, ईरान या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स ने कहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर का जो है वो परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अलाउ नहीं करता है इंडियन एक्सपोर्ट्स को जाने के लिए। टेंशंस और इंटेंसिफाई हो जाती हैं जब पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर देता है गुड्स को एंटर करने में अफगानिस्तान थ्रू लैंड राउट्स या फिर कराची पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CDSCO जो है वो एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर न्यू मेडिसिन बाय अलाउइंग NOC फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये CDSO है क्या? एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर काम करती है। DCGI जो है इसके हेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरसी करने के लिए इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन द कंट्री। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है लाइसेंसेस ग्रांट करने के लिए भी, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ड्रग्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्ट इन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जॉइंटली रिलीज किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर साइबर सिक्योरिटी अक्रॉस द कंट्रीज स्पेस इकोसिस्टम। तो सर्ट इन एक नेशनल नोडल एजेंसी है रिस्पॉन्ड करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, और ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की। सर्ट इन जो है वो ऑपरेशनल रही है सिंस 2004। इसको डेजिग्नेट किया गया है अंडर सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट 2000, और इसको ये एक नेशनल एजेंसी की तरह सर्व करती है। तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सर्ट इन जो है एम्पावर्ड है। इंफॉर्मेशन कोई भी कॉल कर सकती है, इशू कर सकती है डायरेक्शंस टू सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स और एनी अदर पर्सन। सर्ट इन प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशंस इन द गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो, ओके। और सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? नॉन प्रॉफिट बॉडी जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की स्पेस और सैटेलाइट सेक्टर को, और इसके मेंबर्स जो हैं वो सैटेलाइट ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स, अकेडमी और लीगल फर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने 2 मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल इन न्यू दिल्ली। तो CGA है क्या? प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में, एडमिनिस्टर करने के लिए मैटर्स पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सचेकर कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट्स भी करता है, और ये स्मूथ और एनुअल एनालिसिस करता है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यूज, बोरोइंग्स और वेरियस फिजिकल इंडिकेटर्स का फॉर यूनियन गवर्नमेंट, और ये फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमोंडावा ट्राइब। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमोंडावा ट्राइब जो है ब्राज़ील के अमेजोन्स में जो है बिना किसी क्लॉक, कैलेंडर या न्यूमेरिकल एज के जी रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राज़ील के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। कोई लिंग्विस्टिक या कल्चरल इक्विवेलेंट है ही नहीं इनके वर्ड्स में, इनके पास शब्दों में टाइम, वीक, मंथ या ईयर के लिए। ट्राइब जो है वो इवेंट्स और सीक्वेंस को डिस्क्राइब करती है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ टाइम है उनके पास, कोई इंडिपेंडेंट डायमेंशन नहीं है। ना वो बर्थडेज, ना फिर वो अपनी एज को ट्रैक करते हैं। उनकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो आइडेंटिटी चेंजेस से जो है वो मार्क होती है। वो सोशल आइडेंटिटी को रादर दैन न्यूमेरिकल मेजरमेंट को यूज़ करते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करने के लिए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है मेनिंगोकल इन्फेक्शन केयर के कंटेक्स्ट में। तो एक सिवियर रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। इससे लाइफ थ्रेटनिंग मेनिंगाइटिस हो सकता है। ये इस जो है मेनिंगिस जो है जो कि मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। हाई फीवर, सिवियर हेडेक, स्टिफ नेक और नॉन ब्लैंकिंग रैश आ जाता है इससे, और लेकिन इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ वीशोराट्स, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर्स है। ऑल्टीट्यूड ये 4.5 किलोमीटर का अचीव कर सकता है। और इसमें एक मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स हैं, और ये हमारी सभी ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज वायु शक्ति 26। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 की है, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज के पास नियर जैसलमेर। तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है ताकि शोकेस हो सके ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, टैक्टिकल कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एलसीएच प्रचंड। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है इंडिजिनस एलसीएच प्रचंड पे जो है वो फ्लाई किया है एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, राजस्थान में। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, HAL के द्वारा बनाया गया है इसे, और ये लैंड और टेक ऑफ हो सकता है एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स तक। ठीक है। बेस्ट स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें, आर्मर्ड शील्ड सिस्टम्स हैं, डार्क मोड अटैक कैपेबिलिटी है, क्रैश रेजिस्टेंट लैंडिंग गियर जो है इसका वो एक एडेड एज देता है इसे सर्वाइवेबिलिटी के लिए। इक्विप्ड है ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से, जो प्रोटेक्ट करता है इसको एनिमी रडार्स और इंफ्रारेड सीकर्स और एनिमी मिसाइल से। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Israel-US joint strike on Iran. This topic is important for international relations. So Israel has carried out daylight strike on Tehran, calling it a preemptive operation. Even US President Trump confirmed American involvement. The aim is to stop Iran from developing nuclear weapons. So Iran has responded by targeting US bases in Qatar, Bahrain, Jordan, Kuwait, and UAE. Explosions were reported in Tehran, and US has termed this operation as Operation Epic Fury. Iran retaliated by launching missiles towards northern Israel and also by targeting US linked military facilities across the Middle East. Even explosions were heard in Saudi Arabia and Jordan. The escalation follows mounting strain over stalled US Iran nuclear negotiations. Iran insists on its right to enrich uranium for peaceful purposes. President Trump expressed dissatisfaction with the pace of talks. With deep strategic, economic, and diaspora stakes in West Asia, Delhi has called for restraint, de escalation, and dialogue. Beyond citizen safety, India's energy security is also at risk because about 60% of India's energy imports come from this region. India's response mirrors its approach to the Russia Ukraine war, maintaining strategic autonomy, avoiding public condemnation, keeping communication channels open, and prioritizing national interests. So the next topic is new GDP series 2022-23. This topic is important for economy section. So government has released the new GDP series 2022-23 base year, revising the financial year 2026 growth to 7.6%, quarter 3 growth to 7.8%. So Ministry of Statistics has introduced a new GDP series with 2022-23 as the base year, replacing the earlier 2011-12 base year. So the last major revision was done in 2015 when the base year was shifted to 2011-12. So this is higher than the earlier estimate of 7.4% of for financial year 2026 under the old series. These revisions reflect updated methodology and improved data coverage. So Ministry of Statistics and Program Implementation has indicated that a full back series recalculated historical GDP data will be released by December 2026. The most important methodological change here is the shift from single deflator method to the double deflation method for calculating real GVA. Earlier, a single price deflator was used to adjust nominal values to real terms in most sectors. This could sometimes overstate growth when input and output prices behave differently. Under double deflation, both inputs and outputs are adjusted separately using their respective inflation rates. This allows for more accurate measurement of real economic growth and aligns India's methodology with international best practices. The new series also incorporates additional data sources like GST data, EVA data, annual survey of unincorporated sector enterprises, periodic labor force survey. Okay.
The secondary sector is expected to grow at 9.5% in financial year 2026. The primary sector is expected to slow at 2.8%. Services sector is expected to grow at 8.9%. While the real growth has been upgraded, the nominal size of the economy has been revised downwards. India's nominal GDP for 2026 is estimated to be about 3.3% smaller than the earlier estimates. Okay, even the fiscal deficit is now estimated at 4.51% of GDP instead of 4.3%, 36%. Even the debt to GDP ratio is pegged at 57.5% compared to the earlier target of 55.6%. Okay. So the next topic is Pakistan-Afghanistan tensions. This topic is important for your international relations. Pakistan and Afghanistan have entered into a sharp new phase of hostilities, with Pakistan bombing Kabul and other provinces. And Pakistan has termed it as an open war with Taliban-led Afghan government. This escalation is following months of tensions, but the strain between the two countries is rooted in much longer history. So if we look at Afghanistan's history, Afghanistan's monarchy entered in 1973, followed by a brief nationalist phase, and then 11 years of communist rule backed by Soviet Union. After Soviet withdrawal, President Najibullah led a nationalist government for 3 years. His administration collapsed in 1992, paving the way for internal conflict. Afghanistan descended into civil war between Mujahideen factions and emerging Taliban movement. Following the 9/11 attacks, US invaded Afghanistan, ousting the Taliban. But after US withdrawal in August 2021, Taliban swiftly defeated Afghan government forces, again with Pakistan's backing. The core dispute between the two sides remain centered on Durand Line. There are disagreements over transit routes and trade access also. Many Afghans also resent what they perceive as Pakistan interference since the fall of the monarchy. India's presence and engagement in Afghanistan have also been long shaped has also long shaped Pakistan's security concerns. So Durand Line is a demarcation which split Pashtun tribal lands, and it was initially meant to define spheres of influence but not a permanent international border. So Afghanistan therefore rejects this interpretation. It even opposes Pakistan's entry into the into the UN initially. So Durand Line dispute remains unresolved until now. Apart from that, because Afghanistan is a landlocked country, it is dependent on neighboring states, primarily Pakistan, Iran, and Central Asian republics. So successive Afghan governments have sought permission for overland trade between India and Afghanistan via Wagah border. Tensions intensify when Pakistan restricts goods entering Afghanistan through land routes or via Karachi port. Okay. So the next topic is CDSCO. This topic is important for your uh, governance section. So CDSCO has moved to fast track approvals for new medicines by allowing no objection certificates for laboratory testing to be issued immediately upon receipt of applications. So CDSCO is the national regulatory authority which works under the Directorate General of Health Services. So DCGI is the head of the CDSCO. It is responsible for overseeing the import, manufacture, sale, and distribution of medical devices in the country. CDSCO is responsible for approval of new drugs, conduct of clinical trials, laying down the standards for drugs, control over the quality of imported drugs, and so on. So it is also jointly responsible for the grant of licenses for certain specialized categories of critical drugs. Okay. So the next topic is CERT-In. This topic is important for your governance section. So Indian Computer Emergency Response Team and the SATCOM Industry Association of India have jointly released comprehensive guidelines for cybersecurity across the country's space ecosystem. So CERT-In is the national nodal agency for responding to computer security incidents as and when they occur. It is a functional organization of Ministry of Information and Electronics Technology. So it has been operational since 2004 to secure Indian cyberspace. It has been designated under Section 70B of the Information Technology Act of 2000. It serves as the national agency to perform several functions in the area of cybersecurity. And it also provides services to the organizations in the government, public sector, and private sectors. Okay, even to the individuals and home users as well. What is SATCOM? Industry Association of India. It is a non-profit body representing India's space and satellite sector. Its members include satellite operators, manufacturers, startups, academia, and legal firms. So the next topic is Controller General of Accounts. This topic is important for your governance section. So the Controller General of Accounts launched two major initiatives: Government Bank Dashboard and Government Bank Manual. So CGA is the principal accounting advisor to the Government of India. It was established in 1975 to administer matters pertaining to the departmentalization of accounts of the Union. It is responsible for the central government exchequer control and internal audits. Office of CGA prepares smoothly
and annual analysis of expenditure, revenues, borrowings, and various fiscal indicators of the union government. It formulates policies pertaining to general principles, forms, and procedures of accounting of the state and central government. Department of Expenditure is the nodal ministry for the same. So the next topic is Amondava tribe. This topic is important for your social issues. Amondava tribe in Brazil's Amazon lives without clocks, calendars, or numerical age. They are an indigenous community living deep inside Brazil's Amazon rainforest. They have no linguistic or cultural equivalent for words like time, week, month, or year. The tribe can describe events and their sequence, but they lack an abstract concept of time as an independent dimension. Members of the tribe do not track birthdays or calculate how old they are. Instead, personal growth is marked through identity changes. In their system, social identity rather than numerical measurement defines stages of life. So the next topic is meningococcal infection. This topic is important for your social issues. Recently, Meghalaya government has issued an advisory after meningococcal infection scare. So this is a severe, rapidly progressing disease caused by bacteria. It leads to life-threatening meningitis, that is inflammation of the brain. The membranes which cover the brain and spinal cord become inflamed. It includes high fever, severe headache, stiff neck, and a non-blanking rash. It is treated with antibiotics. So the next topic is V-SURE. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully conducted 3 successive flight trials of V-SURE, which is a man-portable air defense system. It is a short-range, lightweight, and portable surface-to-air missile. It has a maximum range of 8 kilometers and it can engage targets at altitudes of 4.5 kilometers. So it has a miniaturized reaction control system and integrated avionics, and it has the capability to meet all the needs of all 3 branches of our armed forces. So the next topic is exercise Vayu Shakti 26. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has recently conducted exercise Vayu Shakti at Pokhran Field Firing Range near Jaisalmer. It was conducted by Indian Air Force at Pokhran Air to Ground Range to showcase the operational preparedness, tactical capabilities, and combat efficiency of the Indian Air Force. So the next topic is LCH Prachand. This topic is important for security section. Recently, President of India undertook a sortie in the indigenous light combat helicopter Prachand at Air Force Station Jaisalmer, Rajasthan. LCH Prachand is an indigenously developed light combat helicopter. It is developed by Straight Run Aerospace Major HAL. It can land and take off at an altitude of 5,000 meters. It has the best stealth features, armored shield systems, and dark mode attack capability. Its crash resistant landing gear gives it an added edge for better survivability. It is equipped with a countermeasure dispensing system which protects it from enemy radars or infrared seekers of enemy missiles. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.